ठीक है, ये सब चर्चा कर ली हमने। फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और कराया था कि भाई अगर मान लो कर्व पाथ पर एक साइक्लिस्ट को मूव करना है तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से मूव कर सके, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड कितनी हो जिससे कि वो बिना स्लिप करे हुए कर्व पाथ से आसानी से जा सके। मैंने बताया था एससीवी में दिया हुआ है ये सवाल, आप कर सकते हैं उसमें से, पीरियड में भी दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको उस पॉइंट को सर्च करना था जहां पर स्लिप होने के चांस सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए आपको देखना था कि किस पॉइंट पर उसको फ्रिक्शन सबसे कम मिल सकता है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको फाइंड करना था। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरे ट्रैक पर जिस पॉइंट पर सबसे कम होगा उस जगह पर स्लिप होने के चांस, क्योंकि अगर वो ऐसी जगह पर ज्यादा स्पीड से निकल गया तो भाई साहब स्लिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बचाएगा कौन? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन उतना है नहीं जितना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्पीड से चलेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है और कम स्पीड से चलेंगे तो कम फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था कि उस सवाल में पॉइंट सी जहां पर फ्रिक्शन सबसे कम मिल रहा था तो उस क्वेश्चन को पूरा हमने सॉल्व किया था, आंसर हमारा जो भी आया था, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने स्पीड ब्रेकर का एक एग्जांपल लिया था। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है स्पीड ब्रेकर में, यानी आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस पे से ज़्यादा स्पीड से भी हम बिना जंप किए हुए जा सकते हैं। लेकिन स्पीड ब्रेकर अगर मान लो छोटा है लेकिन उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, तो वहाँ बहुत कम स्पीड पर भी अगर हम निकलेंगे तो गाड़ी हमारी उछल जाएगी। इस तरह की हमने चर्चा की, ये सब कर लिया है ना। मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। मतलब कोई भी कर्वेचर जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन कर्वेचर क्या है? किसी भी कर्व का वो हिस्सा जिससे एक आप सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो हमारा कर्वेचर होगा। अगर मान लो हम सरफेस ले रहे हैं तो स्फीयर का पार्ट होगा, बताया नहीं बताया? तो अगर हम मान लो कर्वेचर ले रहे हैं तो छोटा सा पार्ट जो भी है जो सर्कल बना पा रहा है उसका सेंटर जो होगा सर्कल का, उस कर्वेचर का कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका जो रेडियस आएगी दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ। यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। फिर मैंने तुम्हें एक बात और भी बताई थी कि भाई अगर मान लो कोई गाड़ी है वो चल रही है तो गाड़ी को चलाता कौन है? दो चीजें चलाती है गाड़ी को, एक गाड़ी का इंजन, असल इंजन ही काम नहीं कर रहा तो गाड़ी चल जाएगी क्या? पर अगर फ्रिक्शन नहीं मिल रहा तो गाड़ी चल जाएगी क्या? इंजन क्या करेगा? व्हील्स को घुमाता है, व्हील्स को घुमाएगा। तो इंजन का काम केवल व्हील को घुमाना है और फ्रिक्शन का काम व्हील को आगे धक्का मारना है। तो अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन उसको मिलेगा तो गाड़ी आराम से चलेगी। तो एग्जांपल मैंने दिया था कीचड़ का, कि कीचड़ में होता क्या है कि जो गाड़ी होती है उसके जो व्हील है वो स्लिप करते रहते हैं, तो फंस नहीं जाते कीचड़ के अंदर। भाई साहब गाड़ी कभी कीचड़ में फंसी देखी है? देखिए ना, तो कीचड़ में क्यों फंस जाती है? उसके व्हील वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, लेकिन सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होता जिससे कि गाड़ी आराम से चल सके। तो इन सब बातों पर हमने चर्चा कर ली है कल। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और हम पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो कहीं कोई कर्व पाथ है, अगर हम बिना टॉपल किए हुए वहां से क्रॉस होना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से हम क्रॉस कर सकते हैं? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं टर्न है किसी जगह पर, है आप टर्न को क्रॉस कर रहे हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा तेज स्पीड से टर्न से निकाल लिया तो भाई साहब आप स्लिप हो जाएंगे, दूसरी तरफ गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप स्लो स्पीड से निकल रहे हैं तो बड़े आराम से पार कर जाए। तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या हो सकती है जिससे कि आप स्लिप होने से बचिए? तो वो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड हमको निकालनी। मान लीजिए कि आपने ये एक ट्रैक लिया, कर्व ट्रैक, और कोई भी बॉडी, मान लो मैं इस तरह से ले रहा हूं, ये एक बॉडी है, ये इस पर मूव कर रही है, इसकी जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है ये। हम दो चीजों पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये स्ट्रेट पाथ होता तो क्या होता। अगर ये स्ट्रेट पाथ है, ये कोई भी बॉडी है, ये इसमें आगे जा रही है v स्पीड से, तो इस केस में अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है,
इसकी स्पीड, अब डायरेक्शन भी सेम है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है या नहीं? एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब इस पर क्योंकि गाड़ी चल रही है, टायर तो स्लिप कर नहीं रहे, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी। तो इसमें जो इंजन है गाड़ी का, जो इसमें इंजन है गाड़ी का, अगर ये पूछा जाए कि वो कितनी पावर दे रहा है या कितना फ्रिक्शन लगा रहा है, अच्छा आप ये बता सकते हो कि फ्रिक्शन लग कौन सी डायरेक्शन में रहा है इस समय? कौन सी डायरेक्शन लग रहा है फ्रिक्शन? गाड़ी आगे जा रही है, फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? अबे आगे तो लग रहा है। गाड़ी को चला कौन रहा है? फ्रिक्शन ही तो चला रहा है। चला रहा है नहीं चला? फ्रिक्शन चला रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इस समय इसमें आगे लग रहा है, तो उसको क्योंकि हो क्या रहा है कि जो व्हील है वो रोटेट कर रहे हैं, तो व्हील जब रोटेट कर रहे हैं तो वो अर्थ को कुछ ऐसे पुश कर रहे हैं, तो उसका नॉर्मल कुछ है, मतलब उसका जो रिएक्शन है कुछ तिरछा जाएगा, तो उसका जो एक कंपोनेंट है वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आता है वो उसको, उसके वेट को बैलेंस करेगा। देखिए फ्रिक्शन का थोड़ा सा मैं यहाँ पर और आपको पढ़ा देता हूँ, वैसे तो फ्रिक्शन कंप्लीट हो चुका है। मतलब जब हम साइकिलिंग करते हैं, मतलब साइकिल चलाते हैं, तो वहां पर कई केस हो सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने पहले तेज पैडलिंग की, स्पीड बढ़ा ली, ठीक है, जब वो पैडलिंग कर रहा है वो एक केस अलग हो गया, और जब उसने पैडलिंग करना बंद कर दिया दूसरा केस हो गया। तो अगर मान लो पैडलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन? फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? पैडलिंग बंद कर दी है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? हम दोनों चीजों पर वन बाई वन विचार करें। तो आप ऐसा मान लीजिए, हम फिर वापस यहाँ लौटेंगे कि आपने ऐसा लिया एक रोड, और ये कुछ चैन इस तरह से है, ठीक है, ये दूसरा व्हील हो गया यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये मान लो कोई साइकिल है, ये चल रही है। अब होगा क्या कि अगर वो पैडलिंग करता है तो पैडलिंग करने से होता क्या है कि जो अगला वाला व्हील है और पिछला वाला व्हील है, इस पर फ्रिक्शन के हम कंसेप्ट को समझते हैं। जब पैडलिंग की जा रही है, पैडलिंग करते हैं तो स्पीड बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो इसका मतलब नेट फोर्स आगे की तरफ, नेट फोर्स भाई स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन आ रहा है ना, आगे की तरफ एक्सीलरेशन आ रहा है, तो नेट फोर्स किधर आना चाहिए? आगे की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें पैडलिंग जब होती है तो ये जो टायर है पिछला वाला वो ऐसे जब घूमता है तो ये रोड को कुछ ऐसे पुश करेगा। पिछला वाला टायर जब घूमेगा ऐसे तो रोड को कुछ ऐसे तिरछा पुश करेगा। कहीं फील किया है? ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब टायर ऐसे घूम रहा है तो वो रोड को कुछ तिरछा पुश करेगा। तो यानी ये हो गया एक्शन, एक्शन ऑन रोड, एक्शन ऑन रोड बाय टायर। तो इसका रिएक्शन भी तो आएगा, तो इसका ये रिएक्शन आ गया, यानी कि ये रिएक्शन मान लो F का। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पिछले वाले टायर पर रिएक्शन ऐसे आ रहा है F, ये कांटेक्ट फोर्स है नहीं? अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं, मान लो ये रिएक्शन थीटा एंगल पर है, तो एक कंपोनेंट आगे आया और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ गया, ये दूसरा कंपोनेंट। तुमको मैंने ये बताया है कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट जब हम करते हैं तो जो अलोंग द सरफेस होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। और ये हो गया दूसरा नॉर्मल, मान लो N1। ये पिछले वाले टायर की कहानी है। कब? जब पैडलिंग कर रहे हैं, तो पैडलिंग करने से जो टायर इस तरह से जो घूम रहा है ऐसे, वो रोड को कुछ ऐसे पुश कर रहा है जिसकी वजह से रोड उस पर तिरछा ऐसे रिएक्शन ला रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स कुछ ऐसे गया, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर गया एक इधर गया, मैंने इसको F1 लिख दिया।
तो फ्रिक्शन इस पर आगे की तरफ, फ्रिक्शन किधर है? आगे की तरफ। आगे की तरफ। अब होता क्या है कि भाई फ्रिक्शन आगे, तो मतलब रोड पिछले टायर को आगे की तरफ धक्का दे रहे, अगला मतलब पिछला वाला टायर आगे भागेगा नहीं भागेगा? लेकिन अब जब ये मतलब पिछला वाला टायर आगे भागेगा तो इस पिछले वाले टायर से जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है साइकिल का, क्या वो भी आगे भागेगा? अरे जाएगा नहीं जाएगा? और जब वो आगे जाएगा तो जो अगला वाला टायर है क्या उसको पीछे से धक्का मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो पिछले वाला जो स्ट्रक्चर है साइकिल का, ये अगले वाले टायर को जब धक्का देगा तो धक्का देने से क्या है, पिछला वाला टायर कुछ ऐसे फोर्स फील करेगा अर्थ पर। ये भी एक्शन है। क्या है ये? एक्शन बाय टायर। तो क्या इसका रिएक्शन आएगा? ये मान लो रिएक्शन है, तुम लोगों को ये फील हो रहा है कि धक्का देगा तो कुछ ऐसे फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कि मैं इसी को धक्का दूंगा आगे की तरफ, तो ऐसे धक्का दूंगा तो इस पर फोर्स ऐसे तो आएगा तेरे से। ध्यान से समझना, यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले वाले टायर को कौन घुमा रहा है? चेन। कौन घुमा रहा है? क्योंकि पैडलिंग हो रही है, चेन घूम रही है। चेन जो है वो पिछले वाले टायर को घुमाती है, जिसकी वजह से टायर रोड पर ऐसे एक्शन कर रहा है, उसका रिएक्शन रिएक्शन। इसके दो कंपोनेंट, एक नॉर्मल ऊपर और फ्रिक्शन, मतलब एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट आगे, अगले वाले को फ्रिक्शन कहेंगे, इसको नॉर्मल। इसका मतलब पिछले वाले टायर पर रोड ने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो पिछला टायर आगे चला या नहीं चला? जब पिछला टायर आगे चला तो उसके साथ जो भी स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है वो आगे चला या नहीं चला? और उस स्ट्रक्चर से आगे फिर एक टायर जुड़ा हुआ है, तो क्या टायर पर आगे की तरफ धक्का लगा या नहीं लगा? जब हम किसी चीज को आगे की तरफ धक्का देते हैं तो वो चीज अर्थ को कुछ एंगल पर ऐसे पुश करेगी नहीं करेगी? क्या मास्टर ने डायरेक्शन सही बनाई? तो क्या जो रोड है उसका एक्शन ऐसे आएगा? तो जब हम इसका एफबीडी देखेंगे मतलब अगले वाले टायर का, तो इस पर इस तरीके से एक फोर्स आया, दिस इज F2। तो अगर मैं इसका एक कंपोनेंट करूं तो एक इधर जाएगा, मान लो एंगल थीटा 1 बन रहा है, तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा दिस इज फ्रिक्शन F2, और ऊपर की तरफ जो आएगा ये नॉर्मल N2। ओवरऑल अगर मैं ये कहूं कि साइकिल प्लस मैन ये एक सिस्टम है, मतलब ये हम पूरा ये साइकिल का पार्ट मान रहे हैं मैन को, तो इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से लग रहे हैं पहचान सकते हो क्या? एक्सटर्नल फोर्स कौन से है साइकिल पर? पहचान। एक तो धरती माता लगा रही, तो mg नीचे लग रहा है नहीं लग रहा? एक तो mg लग रहा, मान लो मास है साइकिल प्लस मैन का स्मॉल है, तो एक तो mg नीचे लग रहा, और दो क्या आ रहे हैं इसको कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों टाइप्स। लेकिन उनका भी अगर हम रिजल्टेंट देखें तो कंपोनेंट हमने किए, तो एक N1 और दूसरा N2, ये तो ऊपर की तरफ आ गया, किधर आ गया? ऊपर N1 प्लस N2, और पिछले वाले टायर पर आगे आ गया फ्रिक्शन S1, और अगले वाले टायर पर फ्रिक्शन किधर आ गया? पीछे F। ये भाई साहब FBD है साइकिल। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जब हम पैडलिंग करते हैं तो पैडलिंग करने से पिछले वाले टायर पर जो फ्रिक्शन होता है वो आगे होता है, और अगले वाले टायर पर फ्रिक्शन। ये दिमाग में सेट कर लो, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका। पैडलिंग करते समय साइकिल के पिछले वाले टायर पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ, अगले वाले टायर पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ। क्लैरिटी? अच्छा, अब इसमें होगा क्या, जब पैडलिंग करते हैं तो पिछले वाले टायर पर जो फ्रिक्शन होता है वो अगले वाले टायर के फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, ठीक है? यानी ड्यूरिंग पैडलिंग F1 greater than F2, F1 greater than F2, तो F net कितना आएगा? F1 माइनस F2, F net आया, एक्सेलरेशन आएगा नहीं आएगा? तो दिस इज इक्वल टू m into a net। तो आप ये देख सकते हैं कि साइकिल कितने एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, तो F1 माइनस F2 बाई m।
ये साइकिल में एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। क्लैरिटी? अच्छा, दूसरे केस में क्या हो सकता है कि आपने पेडलिंग को बंद कर दिया, तो क्या स्पीड बढ़ती जाती है? बताइए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, कि आप जैसे शुरू करते हैं साइकिल चलाना, तो शुरू में तो स्पीड बढ़ती है, क्या वो हमेशा ही बढ़ती रहती है? एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो स्पीड कांस्टेंट इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। तो एफ नेट कितना होगा? अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ नेट क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? F1 बराबर, तो जब स्पीड कांस्टेंट है, यानी व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, F1 बराबर F2। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो F1 बराबर F2। साइकिल चल रही है, स्पीड कांस्टेंट है, तो F1 बराबर F2, लेकिन पिछले वाले टायर पर फ्रिक्शन आगे और अगले वाले टायर पर फ्रिक्शन पीछे, और दोनों ही फ्रिक्शन की वैल्यूज सेम होंगी। अगर स्पीड बढ़ रही है तो पिछले वाले टायर का फ्रिक्शन अगले वाले टायर के फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, F1 ग्रेटर देन F2। और अगर मान लीजिए स्पीड घटती है, स्पीड घटती है, तो इसका मतलब F1 कम हो, ये जो इधर है आगे वाला F1 कम हो गया और F2 तो नेट फोर्स किधर होगा? पीछे, क्योंकि ये बड़ा है और ये, तो नेट फोर्स पीछे, तो एक्सेलरेशन पीछे, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आगे, तो स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? क्लैरिटी है? ये तो मैंने साइकिल का एग्जांपल लिया, सारा बस ट्रक जो भी चलते हैं, कार, सब इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगर मान लो कार की स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा, देखिए दो तरह की कार होती हैं, 4xy 4x, 4xy 4x, ठीक है, एक ही बात। 4y क्या मतलब होता है इसका? 4x4 का मतलब क्या हुआ? चारों टायर घूमेंगे, तो चारों तो हमेशा ही घूमते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब 4x4 जो आएगा, इसका मतलब जो इंजन है वो चारों टायर को एक साथ घुमाएगा। तो ये जो गाड़ी होती है ये ज्यादा अच्छी मानी जाती है, और ऐसी जो गाड़ी जनरली आर्मी के पास होती है। कारण क्या है उसका? कि अगर गाड़ी कीचड़ में फंसी है तो जो नॉर्मल गाड़ी होती है वो नहीं निकल पाती, लेकिन 4x4 गाड़ी बाहर निकल जाती है। उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? क्योंकि पिछले वाले, अगर मान लो केवल पिछले वाले दो व्हील जो है वो इंजन के द्वारा घूम रहे हैं, तो वो तो फ्रिक्शन किधर ला रहे हैं? आगे, लेकिन अगला वाला किधर ला रहा है? पीछे। सोचो कि अगर अगले और पिछले दोनों टायरों को इंजन घुमाना शुरू कर दे, तो इस पर भी फ्रिक्शन आगे और इस पर भी फ्रिक्शन आगे, तो नेट फोर्स आगे, अरे होगा नहीं होगा? नेट फोर्स आगे होगा तो भाई साहब एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ऐसी गाड़ी गड्ढे में से आसानी से निकल जाएगी, कीचड़ में से आसानी से निकल जाएगी, तो उसका एडवांटेज है। तो आर्मी के पास ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिसके चारों टायर को जिसके चारों टायर को इंजन घुमाता है, तो उसका एडवांटेज समझ में आया? क्योंकि जब इंजन घुमाएगा तो आगे पीछे वाले टायर्स का फ्रिक्शन वो आगे की तरफ लाएगा, लेकिन जिस गाड़ी के पिछले दो टायर को इंजन घुमा रहा है, तो उस पर तो फ्रिक्शन आगे, लेकिन अगले वाले टायर पर फ्रिक्शन पीछे। तो एक तरह से गाड़ी पर आगे की तरफ जो नेट एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कम हुआ। अरे कम हुआ नहीं हुआ? तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज ही बहुत कम होगा, यानी उसको आगे की तरफ जो पुश मिलेगा वो कम मिलेगा, तो गाड़ी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी। क्लैरिटी है नहीं है? तो यहाँ पर कोई भी व्हीकल है, मैं कह रहा हूँ कि हम अगर उसकी बात छोड़ दें, 4x4 के नॉर्मल व्हीकल की हम बात करें, तो नॉर्मल व्हीकल की कहानी मैंने आपको बताई है। अगर व्हीकल में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब पिछले टायर पर लगने वाला फ्रिक्शन अगले वाले टायर पर लगने वाले फ्रिक्शन से ज्यादा है, अगर एक्सेलरेशन है। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो अगले वाले टायर का फ्रिक्शन पिछले वाले टायर के फ्रिक्शन के इक्वल होगा। अगर रिटार्डेशन है तो अगले वाले टायर का फ्रिक्शन पिछले वाले टायर के फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं
फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है। साइकिल तो आगे चल रही है, दोनों टायर आगे चल रहे हैं, सारा फ्रिक्शन दोनों टायर पर पीछे आना चाहिए। अरे सवाल आता है तो बच्चे लिख देते हैं दोनों टायर पर फ्रिक्शन पीछे होगा। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल है वो तो आगे जा रहा है और मोशन के अपोजिट लगता है। तो मैंने आपको बताया फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, फ्रिक्शन अपने आप को अकॉर्डिंग टू नीड एडजस्ट करता है। ठीक है, मेन बातें नोट कर लो। साइकिल वाला जो केस मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट केस है, उसके बाद वापस यहाँ लौट आओ। बातें नहीं ये N1 प्लस N2 क्या करेगा? वेट को बैलेंस करेगा। अगर तुम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल गिर क्यों नहीं रही है? क्योंकि नीचे जो NG लग रहा है उसको बैलेंस ऊपर की तरफ लगने वाला N1 प्लस N2 कर रहा है। हरे राम आया किसमें? हो गया? हो गया? हाँ भाई बता, तेरे से पूछ रहा हूँ। ये v स्पीड से जा रहा है कांस्टेंट, ये स्ट्रेट रोड, ये v स्पीड से जा रहा है कांस्टेंट, कोई v का लेना। इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है, v कांस्टेंट है, ये v ऊपर लग रहा है। अब कर v इज कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड से कोई व्हीकल है सीधा जा रहा है रोड पर, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ। तो कितने बच्चे कह रहे हैं आगे की तरफ लगे? F नेट जीरो, तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं इस समय इस पर। नहीं होगा, फ्रिक्शन तो होगा सर, लेकिन F नेट जीरो है। हाँ तो वो ये कहेंगे ना ओवरऑल फ्रिक्शन है ही नहीं। नेट फ्रिक्शन कितना है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ। इस समय दोनों टायर्स पर आगे पीछे फ्रिक्शन तो है, बट जितना पीछे वाले पर आगे लग रहा है उतने अगले वाले पर तो नेट फोर्स कितना है? जीरो।
क्लैरिटी? अब क्या होता है कि अगर मान लो अब ये व्हीकल जाकर के आगे ऐसे रोड पर आ गया, मतलब टर्न पाथ पर, अब एक्चुअली वेलोसिटी की वजह से तो इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा ना, ये वेलोसिटी इसको सीधा लेकर के जाएगी, और क्योंकि ये रोड का किनारा है तो इसमें जाके गिर देगी इसको। वेलोसिटी का काम तो यही है भाई साहब। वेलोसिटी तो सिर्फ अरे इनर्शिया होता है ना बॉडी में। बॉडी में इनर्शिया क्या है? बॉडी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना पसंद करेगी। तो आपने पढ़ा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पर ये बॉडी देख रही है कि भाई इसके तो डायरेक्शन इधर है, तो ये तो सीधा ही जाने की कोशिश करेगी ना, और सीधे जाएगी तो गिर जाएगी। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टीयरिंग हमारे हाथ में होती है, इसलिए हम गाड़ी को गड्ढे में गिरने से हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं। तो जब स्टीयरिंग घूमती है तो स्टीयरिंग से तो टायर भी जुड़े हुए हैं, तो टायर भी घूमते हैं, टायर भी घूमते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि हमने जो स्टीयरिंग घुमाई, टायर जो घूमे, तो अगर मैं ये कह रहा हूं टायर प्लस स्टीयरिंग प्लस इंजन प्लस जो भी व्हीकल पूरा, ये कंप्लीट एक बॉडी है, कंप्लीट एक सिस्टम, कंप्लीट एक जो मतलब इंजन ने फोर्स लगाया या हमने स्टीयरिंग को घुमाने में लगाया, ये सब सिस्टम के इंटरनल फोर्स हैं या नहीं? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, आप उसमें एक्सेलरेशन नहीं लाओगे, आ ही नहीं सकते। क्योंकि इंटरनल फोर्स जो सिस्टम के होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बॉडी में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा, वो किससे आएगा? एक्सटर्नल फोर्स। अब मुझे एक बात बताइए कि ये इस तरह के कर्व पाथ पर जो भी है, मान लो कार है, ये इस तरह के कर्व पाथ पर घूम रही है, तो जब किसी बॉडी को हमें सर्कल पर घुमाना है तो सेंटीमीटर चाहिए नहीं चाहिए? सेंटीमीटर चाहिए। बिना सेंटीमीटर के घूम ही नहीं सकते, और सेंटीमीटर मिलेगा किसी एक्सटर्नल फोर्स से। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन। अरे रोड ही तो लगा रहा है, रोड की वजह से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? तो अब हम देख रहे हैं कि जब ये बॉडी इस तरीके से इस पाथ पर जा रही है, सर्कुलर पाथ पर, तो एक्सटर्नल फोर्स जो इसके ऊपर आएगा वो कौन सा आएगा? फ्रिक्शन। अब सर्कुलर पाथ पे जा रही है तो मतलब फ्रिक्शन इसको सेंटीमीटर देगा, फ्रिक्शन इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रेट पाथ पर बॉडी जा रही है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सीधा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट, नीचे नहीं, अपोजिट। लेकिन अगर बॉडी किसी टर्न पाथ से जा रही है तो फ्रिक्शन ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, ना वेलोसिटी के अपोजिट होगा। वो क्या करेगा? वो बॉडी को सेंटर पर घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब सर्कल पर घुमाने की कोशिश करेगा। फोर्स किधर आएगा? सेंटर। अरे सेंटीमीटर देगा नहीं देगा? तो इस केस में जो उसको फोर्स मिल सकता है वो फ्रिक्शन मिल सकता है। मान लो इसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये फ्रिक्शन इसको सर्कल पर लगेगा। तुम्हें समझ में आया नहीं है? अरे स्ट्रेट बॉडी चल रही है, बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर है, स्पीड बढ़ रही है तो फ्रिक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, स्पीड घट रही है तो फ्रिक्शन, और अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं तो नेट फ्रिक्शन जीरो। लेकिन अगर वो सर्कुलर पाथ पर बॉडी जा रही है तो सर्कल पर घुमाने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। लेकिन बॉडी पर तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो केवल फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन ही बॉडी को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। अब कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड करा सकता है सेंट्रीपिटल? तो ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब कितना मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकता है, कितना मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सकता है?
तो वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही हो सकता है भाई। मैंने कहा कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 न्यूटन है, कितना है? और इस बॉडी को इस पर घूमने के लिए 15 न्यूटन फोर्स चाहिए। मान लो कोई स्पीड है उसकी, उतनी स्पीड से जाने के लिए कितना चाहिए? तो फ्रिक्शन कहेगा ठीक है भाई मैं 20 तक लग सकता हूँ, कोई बात नहीं, चलो तुम 15 यूज करो। तो 15 के हिसाब से स्पीड आ जाएगी उसकी, आ जाएगी। अब मान लो कि बॉडी को घूमने के लिए चाहिए 30 न्यूटन फोर्स, और फ्रिक्शन कितना दे सकता है मैक्सिमम? 20। तो क्या बॉडी सर्कल पर घूम सकती है? क्योंकि सर्कल पर घुमाने के लिए तो 30 न्यूटन चाहिए। तो इसका मतलब फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर सर्कुलर मोशन। तो क्या बॉडी सर्कल पर जाएगी? नहीं जाएगी। क्या होगा? बॉडी गड्ढे में, क्योंकि उसको कोई बाहर से फोर्स मिलने वाला नहीं है भाई। बाकी तुम सोच रहे हो कि हम स्टीयरिंग को ऐसे कर देंगे, वो कर दो, इंटरनल फोर्स है भाई साहब। एक्सटर्नल फोर्स 20 मिल सकता है फ्रिक्शन से, और हमें चाहिए 30। तो मतलब जो गाड़ी है वो गड्ढे में गिरेगी, आप उसे बचा नहीं सकते। क्लैरिटी है? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ये V मैक्सिमम बताइए कितना हो जिससे कि हम सेफली रोड को क्रॉस कर सकें, इस टर्न को सेफली क्रॉस कर सकें, तो सेफ स्पीड कितनी है ये हमको निकालनी है। तो मान लीजिए कि इस समय ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है Vmax, और बॉडी का मास है m, बॉडी का मास है m, और ये r रेडियस के कर्वेचर पर जा रही है। ये कैसे कर्वेचर पर है? r रेडियस के। तो इसको कितना सेंटीमीटर फोर्स चाहिए? mv स्क्वायर मैक्स बाई r, इतना सेंटीमीटर चाहिए। तो ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दिस मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग। अब भाई साहब हमें मान लो चाहिए ज्यादा, लेकिन एफ लिमिटिंग जो एफ लिमिटिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है, ये वैल्यू उससे ज्यादा है, तो क्या सेफली मूव कर सकते? नहीं सर। तो ये जो वैल्यू है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होनी चाहिए? कम या उसके बराबर। और ये कितनी होती है? म्यू इनटू n। तो इसका मतलब mv स्क्वायर मैक्स ओवर r लेस देन इज इक्वल टू म्यू इनटू n। n बराबर कितना आएगा? n यानी नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? mg। तो यहाँ पर m से m कैंसिल, तो यहाँ से आएगा v स्क्वायर मैक्स बराबर, मतलब लेस देन इज इक्वल टू म्यू g r, और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू मिली Vmax, तो दिस इज लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारी, कि किसी भी टर्न से अगर हमें सेफली मूव करना है बिना स्किड किए, बिना स्लिप किए, तो मैक्सिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए? रूट म्यू जी आर। रूट म्यू जी आर। अब जितना म्यू जी आर की वैल्यू ज्यादा है उतनी आप सेफली मतलब वहां से निकल सकते। क्लैरिटी? अब देखिए, आप लोगों ने देखे होंगे जो बड़े बड़े हाईवेज होते हैं जहां टर्न होते हैं, तो वहां टर्न ऐसे नहीं ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया, वो टिल्ट वाला कंसेप्ट कभी नहीं रहता। इसके बाद मान लो कि टिल्ट भी नहीं, आप ऐसे समझो हम ऐसे हाईवे बना रहे हैं, टिल्ट नहीं किया, सिंपल। तो उसमें जो टर्न है एकदम से ऐसे नहीं होता, वो टर्न ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे लिया जाए, एक मतलब बड़ी रेडियस का टर्न बनाया जाए। क्यों? अगर r ज्यादा हो, अब जैसे ये क्या है, ये r रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर है ना, ये क्या है इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मान लो तुमने टर्न इसमें छोटा बना दिया, ऐसे मतलब इस तरह से ऐसा टर्न लिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगी। अरे होगी नहीं होगी? तो ऐसे टर्न से क्रॉस करने में जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो सेफली क्रॉस करने की जो वैल्यू आएगी Vmax, वो कम आएगी ज्यादा आएगी? कम आएगी। यानी अगर आप वहां से सेफली निकलोगे तो बहुत कम स्पीड से निकलना पड़ेगा। और मान लो कोई वैसे ही स्टंट करने वाला आ गया, बाइक लेके जा रहा है, अरे स्टंट दिखाना है उसको, क्या मैं यहाँ तो ज्यादा स्पीड से निकलूंगा, और उसे फिजिक्स आती नहीं, तो उसके साथ क्या होगा? गड्ढे में गिरेगा। अरे गड्ढे में तो गिरेगा वो। तो इसलिए ऐसे लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने बुद्धि लगाई कि ऐसे सफरों का नुकसान ज्यादा ना हो, ठीक है, तो बड़े रेडियस वाले हाईवे तैयार करो,
तो जहां पर ये आर ज्यादा हो, जब आर ज्यादा होगा तो भाई तो स्टैंड दिखाने इतनी स्पीड तो उसने दे ही दी है लिमिट कि इतने तक तू चलाएगा फिर भी सेफ बचा रहेगा। ठीक है। दूसरा म्यू, देखो जी में तो तुम कोई चेंज नहीं कर सकते, तुम म्यू और आर को बदल सकते। इसलिए तुम लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा जहां टर्न होते हैं वहां रोड में थोड़े छोटे छोटे वो जो रोडी होती है ना गिट्टी सी, वो लगा दी जाती है, मतलब कुछ तारपुर बिछाया जाता है पहले उस पर, फिर छोटी छोटी गिट्टी डाल दी जाती है उस पर। अरे कभी ध्यान दिया नहीं दिया? कल कभी गाड़ी चलाई ऐसी जगह चलाई तो वहां तुम देखोगे जहां ये नए रोड बनते हैं वहां पर छोटे छोटे मतलब गिट्टी लगा दी जाती है। उससे क्या होता है, उससे फ्रिक्शन ज्यादा मिलता है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उससे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो भाई साहब जो लिमिट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ती है नहीं बढ़ती? आप लोगों को कई बार ये बोला जाता है कि भाई बारिश हो गई, रोड गीली है, थोड़ा स्लो गाड़ी चलाना, क्योंकि अगर तुम ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो गाड़ी स्लिप कर जाती है। अरे सुना है नहीं सुना? फील तो किया ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हें गाड़ी मिली नहीं चलाने। अरे तुम इतने अच्छे नहीं हो हमारे तुम्हें गाड़ी देते हो। सुन लो, तो मैं जो कह रहा हूं कि मान लो बारिश हो गई तो बारिश होने से क्या होगा, म्यू जो है वो कम हो जाएगा। जब सड़कें गीली हो जाती हैं तो वहां पर म्यू की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे म्यू कम होगा तो फिर जो सेफ लिमिट है क्रॉस करने की वो कम हो जाएगी। और मान लो अगर किसी को ये ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल कि भाई म्यू घट चुका है, मुझे कम स्पीड से चलना पड़ेगा, अगर सेफ लिमिट देखूंगा तो अब पहले से कम मिलेगी, वो गाड़ी चला रहा है पहली वाली, उस पर कह रहा मैं तो इससे 2 महीने पहले गया था, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ाई थी मैंने, बारिश हो रही है तो क्या है? तो भाई साहब गड्ढे में दिखे। ठीक है, तो उसे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि भैया जो स्पीड है थोड़ी कंट्रोल कर ले, क्योंकि उस समय म्यू अलग था, इस समय म्यू क्लैरिटी है नहीं। तो यानी कि अगर बड़े रेडियस के हम टर्न लेंगे तो ज्यादा स्पीड से क्रॉस कर सकते हैं, रेडियस कम रहेगी तो खतरे का चांस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बरसात के दिनों में जो सेफ लिमिट है वो घट जाती है क्योंकि म्यू कम हो जाता है। लिख लो मेरी बात, फिर आगे कुछ और पढ़ाते हैं। मॉड्यूल देना है बच्चा, मॉड्यूल होगा सर्कुलर मोशन। इसमें कहाँ है सर्कुलर भाई? एनर्जी में एनर्जी दिया है। हाँ तो वही तो चाहिए जिसमें तुम्हें सर्कल दिया हुआ है वो वाला मॉड्यूल चाहिए। वो तो फोर्स वाले में है किसी बच्चे के पास में? वो वाला देखो जो है चैप्टर बोला है किसी बच्चे के पास मॉड्यूल है तो
इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 108 पर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर फोर्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जल्दी कर लो भाई इसको। सर्कुलर मोशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल के एग्जांपल है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें सेंट्रीफ्यूगल आ गया, निकला लिए हैं। इसमें आगे है बैंकिंग ऑफ रोड्स और मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ। मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ। हमें हो गए, नोट कर लिया। अगले हेड डाल लीजिए बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स, अभी जैसे हमने बात करी थी, तो ये जो चर्चा हमने करी है यहाँ पर कि भाई अगर मान लो सेफली हमें मूव करना है किसी भी कार पास से, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, तो वहाँ लिखी है आपको अंडर रूट म्यूजियम। ये सेफ लिमिट है क्रॉस करने। आप लोगों ने कभी ध्यान भी दिया हो कि कहीं जैसे टर्न होते हैं तो वहाँ पर लिखे होते हैं ना स्पीड लिमिट, होता है ना। तो वो जो स्पीड लिमिट लिखी जाती है वो स्पीड लिमिट ऐसे ही कैलकुलेट करके लिखी जाती है। उसमें ये माना जाता है कि रोड बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से उठी हुई है एक तरफ से झुकी हुई है। वो जो कैलकुलेशंस आती हैं वो बिल्कुल फ्लैट रोड के लिए आती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जहां पर टर्न होते हैं तो रोड को एक साइड से ऊपर उठा देते हैं और एक साइड थोड़ी नीचे होती है, यानी रोड ऐसे कुछ तिरछी होती है। देखा है ना, जहां कर्व होगा वहां ऐसा मिलेगा। पहले मैं सोचता था, मैंने कि रोड बनाने वालों का एक डिफेक्ट है। जब मैं फिजिक्स नहीं जानता था तो मैं यही समझता था कि यार रोड बनाने वालों को भी इतना नहीं पता यार, बताओ इधर से उठा दिए इधर कर दिए, इसमें कोई गिर भी सकता। मैं ऐसा ही सोचता, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ी तो मुझे लगा कि यार बड़ा दिमाग लगाया, तो उसके पीछे पूरी फिजिक्स काम करती है। आप ऐसा मान लीजिए कि इधर देखिए, रोड को इधर से हमने h ऊपर कर दिया और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको x मान। ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है इसमें वास्तव में रोड कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला। यानी कि जो रोड है आप ऐसे मानिए वो ऐसे है, ऐसे। अरे देख रहे हैं ना तिरछा, ये जो देख रहे हैं ये रोड है और ये हो गया h और ये हॉरिजॉन्टल। तो कितनी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल थीटा, ये मान लो थीटा है। अच्छा, यहां से अगर मैं यहां तक की तुमसे दूरी पूछूं तो ये भी वेरी क्लोज टू x ही रहेगी। ऐसा थोड़ी होता है कि हमने रोड को 1 मीटर ऊंचा कर दिया। रोड मान लो 20 मीटर चौड़ी है और उधर से 5 मीटर उठा दिए, ऐसा होता है क्या? अगर 20 मीटर चौड़ी रोड है तो उधर से ज्यादा ज्यादा आप मान लो कि 50 सेंटीमीटर भी, मैंने आपको ज्यादा बता दिया, लगभग इतना उठा देंगे। तो जब हम इसको हाइट को बहुत कम ले रहे हैं तो उस केस में ये वाली दूरी लगभग इस दूरी के बराबर हो जाएगी। अरे ये दूरी भी कितनी होगी फिर? बराबर होगी ना लगभग। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है और ये तुम्हारा मान लो 20 सेंटीमीटर है।
या मान लो आधा मीटर है, तो ये दूरी भी तो लगभग 20 मीटर ही रहेगी। Yes, sir. ऐसा है ना? नहीं है सर? Yes, sir. वेरी क्लोज टू। Yes. चलो ठीक है। तो अब जो रोड है वो कुछ इस तरीके से है। ऐसे। यानी कि जो व्हीकल जाएगा वो इस वाले पाथ पर ऐसे जाएगा। अब इस पर लगने वाले फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो। मान लो कि ये व्हीकल है, इसका मास मान लो m, इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, ये m मास। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस आइडेंटिफाई करो। नीचे लगेगा mg और फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसको एक्चुअल में सेंटीमीटर चाहिएगा ना? Yes, sir. तो सेंटीमीटर क्या इसको mg दे सकता है? mg दे सकता है क्या? mg तो नीचे, और ये घूम रही है ऐसे, तो सेंटीमीटर ऐसे चाहिए, और mg नीचे, क्या इसका कंपोनेंट दे सकता है? नहीं दे सकता। इसको फ्रिक्शन, इसको जो फ्रिक्शन है वो सेंटीमीटर प्रोवाइड करेगा। अब फ्रिक्शन मैं इस पर ऊपर लगाऊं या नीचे की तरफ लगाऊं? तो लगेगा रोड क्या लो? अगर मैंने ऊपर लगा दिया तो उसका कंपोनेंट ऐसे आएगा, और इसका मान लो ये जिस पर भी घूम रही है, जिस कर्व ट्रैक पर उसका ये सेंटर, ऐसे मान लीजिए, मतलब सेंटर जो है एक्चुअल में मुझे इधर की तरफ, उधर रोड है ना, यहां मान लो ये सेंटर, ये ऐसे है, ठीक है। तो जिस सर्कल पर घूमेगी उसका सेंटर निकालना है मुझे। क्या मैंने सही लिखा है? जिस सर्कल पर ये घूमेगी, ये जो गाड़ी है जिस भी सर्कल पर घूमेगी, क्या उसका सेंटर यहाँ है? Yes. यहाँ नहीं आएगा। यहाँ कैसे है? अब ये तो रोड ऐसे है ना, मतलब ऐसे, ये रोड हो गई, और व्हीकल यहाँ है, वो ऐसे घूम रहा है, तो उसका सेंटर मेरी तरफ यहाँ आना चाहिए, या रोड के अलॉन्ग ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा ना साइड में, तो यानी कि इसकी साइड में आएगा सेंटर, यानी ऐसे मान, ये सेंटर है, ठीक है। ये जो रोड है, इसको यहां से हटा रहा हूं कि कैलकुलेशंस में गलत करेंगे, ठीक है। ये इसका सेंटर जिसके उसमें घूमेगी, तो फोर्सेस आइडेंटिफाई करो। फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा नीचे, क्योंकि वो तो सरफेस के अलॉन्ग लगता है, क्योंकि इसी का कंपोनेंट इधर की तरफ आ सकता है। अगर मैं फ्रिक्शन को ऐसे लूंगा तो उसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो फ्रिक्शन क्या सेंटीमीटर प्रोवाइड कराएगा? अगर मैं फ्रिक्शन को ऊपर लगा दूं तो उसका कंपोनेंट इधर जाएगा, जो कि सेंटर किधर है? इधर की तरफ, तो उसको तो सेंटीमीटर देना है। अच्छा, एक फ्रिक्शन वो अलोंग द सरफेस आ गया, mg नीचे आ गया, और एक नॉर्मल। अरे कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, फ्रिक्शन और ये नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ये मान लो है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये एंगल थीटा है, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा, नहीं होगा। अब सोचिए कि अगर ये रोड जो है ये बिल्कुल फ्लैट होती हॉरिजॉन्टल, तो ये नॉर्मल बिल्कुल ऊपर की तरफ होता, और mg के अपोजिट होता, mg नीचे और नॉर्मल, और ये जो फ्रिक्शन है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ऐसे तो आता नहीं आता? अगर ये फ्लैट रोड होती है ऐसे कर्व, तो सेंटर की तरफ जाता। लेकिन जब मैंने इसको तिरछा कर लिया रोड को, यानी इधर से कुछ लिफ्ट अप किया, तो अब नॉर्मल ऐसे हो गया। मुझे एडवांटेज क्या मिला ये बताओ, इसको उठाने का इधर से? दो कंपोनेंट हो गए ना सर, सेंटीमीटर के। अब मैंने इसको इधर से उठाया तो मुझे फायदा क्या हुआ? देखो, मुझे ज्यादा स्पीड से अगर गाड़ी को पास कराना है तो मुझे ज्यादा सेंटीमीटर की आवश्यकता है। पहले मात्र सेंटीमीटर कौन दे रहा था? फ्रिक्शन। कोई दूसरा था नहीं। नॉर्मल ऊपर की तरफ था, वो सेंटीमीटर नहीं दे रहा। लेकिन मैंने अगर मान लो इस रोड को थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, इस साइड को उठा दिया, तो नॉर्मल जो पहले वर्टिकल था जिससे मुझे कोई सेंटीमीटर में फायदा नहीं हो रहा था, अब वो थोड़ा तिरछा हो गया, तो क्या उसका कंपोनेंट आ जाएगा? देखो आएगा नहीं आएगा? तो इसका एक कंपोनेंट मुझे इधर मिल गया,
मिला नहीं मिला? और एक कंपोनेंट मुझे फ्रिक्शन का मिल गया, ये फ्रिक्शन का है और ये नॉर्मल का है, ये दो कंपोनेंट मुझे यहाँ मिले। तो पहले जो अकेला मात्र फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल दे रहा था, अब उसमें कुछ हेल्प नॉर्मल ने भी तो ज्यादा फोर्स मिला, तो ज्यादा स्पीड से हम सेफली मूव कर सकते हैं। तो रोड को उठाने का फायदा है या नहीं है? सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है कि रोड को हम लिफ्ट अप कर रहे हैं एक साइड से, तो उसका एडवांटेज क्या है? क्योंकि अगर हम एक साइड से रोड को उठा देंगे तो अब नॉर्मल परपेंडिकुलर ना हो करके थोड़ा सा कुछ एंगल पर आएगा, जिसका एक कंपोनेंट अब हमें सेंट्रीपिटल में मदद करेगा। बात समझ में आई नहीं आई? अरे क्लियर है नहीं है? तो अब यहाँ पर हमें वही निकालना है कि जी कितनी स्पीड से निकल सकता है मैक्सिमम, यही सारी चीजें। तो फ्रिक्शन अगर हम देखेंगे कितना फ्रिक्शन होगा बताओ? F बराबर म्यू इंटू एन, होगा नहीं होगा? तो आप देखिए इसमें म्यू इंटू एन की वैल्यू, तो एम जी मतलब एन है ऊपर की तरफ, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा? एम जी कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि इस नॉर्मल के अलोंग कोई मतलब इस नॉर्मल के अलोंग और भी कोई फोर्स है क्या भाई? एक तो एम जी का कंपोनेंट आ गया था, फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट इस लाइन में आ नहीं सकता। फोर्स है कितने? एक नॉर्मल, एक एम जी और एक फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है इसका कोई कंपोनेंट इस लाइन में नहीं आएगा, mg का कंपोनेंट इस लाइन में आएगा। तो ऊपर कितना n, नीचे कितना mg cos थीटा। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू आएगी n बराबर mg cos थीटा। तो मुझे जो फ्रिक्शन मिलेगा वो म्यू इनटू n यानी म्यू mg cos थीटा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मुझे यहां से मिल गया। क्लियर? अब सेंट्रीपिटल जो मिलेगा मुझे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ सेंट्रीपिटल कितना है? एक तो इस F का कंपोनेंट आएगा, ये आएगा नहीं आएगा? F cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है। तो एक तो आ गया F cos प्लस, अब नॉर्मल, नॉर्मल अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा, तो ये क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, वर्टिकल अपोजिट है ना, तो ये आएगा n cos, तो n sin थीटा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो F कितना है तुम्हारा? म्यू mg cos थीटा और इनटू cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस n sin थीटा। हम एक काम करते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू ना अभी यही पुट कर लेते हैं, तो F की वैल्यू यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, तो दिस इज इक्वल टू F है तुम्हारा म्यू इनटू n cos थीटा और प्लस n sin थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया n कॉमन, तो म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू n, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा और इनटू n, n कितना है? mg cos थीटा। ये भाई साहब सेंट्रीपिटल फोर्स है। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो क्या सॉल्व करके यहाँ से v निकाल लेंगे कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से ये क्या आएगा? v max, v max, ये मैक्सिमम स्पीड आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया है म्यू इनटू n। अरे ये जो फ्रिक्शन लिया है मैंने, ये FL लिमिटिंग फ्रिक्शन का तो कंपोनेंट लिया है मैंने भाई साहब। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है या नहीं है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंपोनेंट है इधर की तरफ, तो इससे ज्यादा तो मिलने वाला ही नहीं है। तो इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है, तो मैं भी यहाँ स्पीड क्या ले रहा हूँ? मैक्सिमम। तो इसलिए Vmax आप निकाल सकते हैं यहाँ से कितना आएगा। तो Vmax की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो Vmax स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा m से तो m कट गया यार, m से m गया, तो ये आ जाएगा gr इनटू gr म्यू cos थीटा प्लस
साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वहां से आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए, ये सेफ लिमिट हमारी यहां से आ जाएगी, सेफ। अब होता क्या है कि जो स्पीड लिमिट लिखी जाती है उसमें इसको कंसीडर नहीं करते, जो वहां लगे होते हैं ना, बोर्ड लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो वो है कि अगर तूने इससे थोड़ी सी भी ज्यादा कर दी ना गड्ढे में लिखे, समझे? और ऐसे बहुत सारे शरारती तत्व होते हैं। कितना 80 लिख रही है, 85 चलाओ, 90 चलाओ। तो उसमें क्या होता है कि अगर उसने बाई चांस उसको फॉलो नहीं किया, उससे ज्यादा स्पीड ली, तो ये नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल उसको सेंटीमीटर प्रोवाइड कराएगा, नॉर्मल की हेल्प से सेंटीमीटर उसको मिल जाएगा, तो फिर भी बच जाएगा। तो वो तो लिमिट जो है उसमें इसको कंसीडर नहीं करते, जिससे कि एक्सीडेंट के खतरे कम है। देखिए इसमें फॉर्मूले जो बना रखे हैं आपके, ठीक है, वो tan थीटा और इसके टर्म में भी ये दिया हुआ है। ये tan थीटा के टर्म में दिया है, इसमें एक क्वेश्चन। तो दूसरे फॉर्मूले में हमारा फॉर्मूला आ सकता है। हो गया भाई? देखो इसमें किताब में आपकी एक दूसरी फॉर्म और दे रखी है, यहाँ से हमने Vmax निकाल लिया, आप चाहें तो इसी में निकाल सकते हैं आंसर। भाई दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमने इसका कंपोनेंट लिया है n का, तो n का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आएगा, n sin थीटा, और इधर तो n का n cos थीटा बनेगा ना, तो इधर को क्या बनेगा, n sin थीटा और प्लस f cos थीटा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, अगर हम वर्टिकल उसको देखें तो वर्टिकल मोशन को अगर हम देखेंगे तो ऊपर है ऑल्सो n cos थीटा, अरे ऊपर कितना फोर्स है, n cos थीटा, और नीचे mg cos थीटा, mg, और एक फ्रिक्शन का आ जाएगा प्लस f sin थीटा, अरे फ्रिक्शन का भी तो कंपोनेंट आ जाएगा नीचे। यस सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है n cos थीटा ऊपर और mg नीचे, और एक इस फ्रिक्शन का कंपोनेंट f sin थीटा, f sin थीटा। ये आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो इसको और हम लिख सकते हैं n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg।
ये सेकंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट को सेकंड से भाग लगा दें तो यहां पर हमें मिल जाएगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे मिलेगा हमें n cos थीटा प्लस sin थीटा, सॉरी f sin थीटा। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू m से, तो m कट जाएगा तो ये आएगा v स्क्वायर बाई आर जी। ये आएगा नहीं आएगा? अरे भाग लगा दिए। अब यहाँ पर ये बताओ, अगर मैं n की वैल्यू ले लूं नॉर्मल, अच्छा माइनस f sin थीटा। अब मुझे एक बताइए f की वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं म्यू इंटू n, तो n यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर फ्रैक्शन म्यू इंटू n यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। आएगा नहीं आएगा? n से n गया, क्या तुम यहाँ से v, अब ये v आएगा, ये क्या आएगा? मैक्सिमम, जो कि मैंने यहाँ पर जो फोर्स लगाया है ये लिमिटिंग फ्रैक्शन लगा दिया म्यू इंटू n। तो दूसरा रिलेशन हमारा यहाँ से बन जाएगा, v की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो v स्क्वायर, तो यहाँ लेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, तो आर जी आ गया बाहर, तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, और इधर को यहां पर लिख देंगे हम v बराबर आर जी। ठीक है, ये आ गया, ये मैक्सिमम आएगी इसकी। तो आपकी जो किताब में दिया हुआ है वो इस तरह का फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, या तो इससे निकालो या उससे निकालो, किसी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम ये देखिए कि भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो tan थीटा अगर हम निकालेंगे, tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि यहाँ से ऐसे भी मिल सकता है हमें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है? x। लेकिन यही tan थीटा अगर हमें चाहिए तो देखो यहाँ से भी रिलेशन हम बना सकते हैं। अच्छा अंडर रूट में ये, हाँ अंडर रूट में चला जाएगा। इस तरह से लिख लीजिए इसको। इसमें tan थीटा की फॉर्म में दे दिया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें cos थीटा को कॉमन निकाल लिया है। अरे cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू, और ये आएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो किताब के अंदर जो दिया है आर जी ब्रैकेट म्यू माइनस tan थीटा, सही है, म्यू रह जाएगा, और सॉरी म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अरे cos कॉमन लेके कर लेना यार, जो भी यार ऊपर नीचे डिवाइड। ठीक, कल की छुट्टी रहेगी, परसों टेस्ट है उसका, स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आप लोग
परमानेंट ही ले लें। तुम लोगों ने वो गेम देखा है एक उसमें जाते हुए वो डैश वेल वाला जो है मौत का कुआं देखा है? तो उसमें बाइक को चलाता रहता है, क्या कारण है बैठा क्यों नहीं है नीचे? नॉर्मल आया मतलब जो चलता है तो जो नॉर्मल लगता है यानी कि जो वॉल की साइड्स हैं वो उस पर नॉर्मल लगाती है तो वो उसको सेंटीमीटर देता है जिसकी वजह से घूमता है, और जो उसका एमजी जो नीचे लगता है तो वॉल्स जो है उस पर फ्रिक्शन लगाती है ऊपर, क्योंकि नॉर्मल फोर्स आ रहा है ना तो फ्रिक्शन मिल जाएगा। नहीं आ रही बात समझ भाई? अगर मान लो कोई भी बाइक है इस तरह से, मतलब ऐसे घूम रही है इस टाइप से सर्कल पर, तो अब वो नीचे क्यों नहीं गिर रही? कारण क्या है? क्योंकि एमजी नीचे तो जो वॉल है ठीक है वो उसको फ्रिक्शन फोर्स लगाती है ऊपर। फ्रिक्शन लगाने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल लगेगा तभी तो फ्रिक्शन होगा। और जब वो इस तरह से मतलब बाइक चलेगी तो बाइक उसको जो व्हील है उसको पीछे की तरफ धक्का देगी, तो उसकी वजह से क्या आएगा उस पर? नॉर्मल। तो नॉर्मल आ गया तो फ्रिक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके एमजी को बैलेंस कर देता है, इसलिए वो नीचे नहीं गिरता। और घूमता किस लिए वो? क्योंकि जो नॉर्मल है वो उसको सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है? तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल उसको बैलेंस कर देगा नॉर्मल, ठीक है? चलो कल कराएंगे। ये लो किसका मॉडल? अरे मॉडल किसका है?